हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसवी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन में आप घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपने सिलेबस को अपडेट कर रहे होंगे। तो प्यारे छात्रों, हम कई सारी बातें कर चुके थे इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th केमिस्ट्री। आज हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ऑक्टाहेड्रल का हम पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे चतुष्फलकीय केसेस के लिए, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बोर्ड ने 30% सिलेबस कम कर दिया है। तो जो हमारे कोर्स में नहीं है फ़िलहाल अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बाद में जो हमारे पास टाइम होगा तो हम और ज़्यादा डिटेल में उसको पढ़ लेंगे। तो प्यारे छात्रों, हम पहले बात कर रहे थे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की ऑक्टाहेड्रल केसेस के लिए, अष्टफलकीय केसेस के लिए। जिन छात्रों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे छात्रों, आज अपन बात कर रहे हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की, और जिसमें भी आज अपन पढ़ेंगे CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो चतुष्फलकीय संकुल हैं उनके लिए अपन CFT का स्टडी करेंगे, CFT का अध्ययन करेंगे। कुछ CFT से जुड़ी हुई बेसिक बातें मैं बता चुका था, इसके लिए आप पुराने वाली वीडियो पे जा सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा, मेरा तो यही सलाह देना है आपको कि पहले आप पुराने वाली वीडियो को अष्टफलकीय क्षेत्र के लिए CFT देखिए ताकि वहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँ, CFT के बारे में बेसिक नॉलेज प्राप्त हो जाए। उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए ताकि आपको CFT टेट्राहेड्रल केसेस में अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम CFT के लिए थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो प्योरली आयनिक बंध के ऊपर बात करती है कि मेटल और लेगेंड के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण क्या करते हैं वो बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है कि मेटल को चारों ओर से लेगेंड आकर के घेरते हैं। जिसमें दो कंडीशन होती थी कि एक तो लेगेंड मेटल को अक्षों के ऊपर से आकर गिरता है, एक अक्ष के मध्य में से आकर गिरता है, जिससे क्या होता है मेटल पर और जो लेगेंड है उनके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण लगाते हैं, और प्रतिकर्षण के कारण ही उनमें क्या होता है ऊर्जा का वैल्यू बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि जो मेटल्स के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी समभ्रंशता यानी कि जो डीजनरेसी है वो समाप्त हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं ऊर्जा को हाई कर लेते हैं और अपने जो डी कक्षक हैं उनको दो सेटों में डिवाइड कर लेते हैं, ऊर्जा के दो सेटों में विभक्त कर लेते हैं, जिसको अपन T2G और EG कह रहे थे। जैसे कि मैं आपको छोटा सा केस बताता हूँ ऑक्टाहेड्रल का, जिससे अपन कंपैरेटिवली इसको टेट्राहेड्रल को भी पढ़ते चलेंगे। ये हमारे 5 डी ऑर्बिटल्स हो गए। जो ऑक्टाहेड्रल का केस था वहाँ पर T2G में 3 ऑर्बिटल नीचे आ रहे थे और EG में 2 ऑर्बिटल्स ऊपर आ रहे थे। ये तो आपके थे EG और ये आपके थे T2G। ठीक है, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस था उसे अपन डेल्टा O या 10dq से प्रदर्शित कर रहे थे। ये आपका बेरी सेंटर हो गया। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू थी +0.6 थी और यहाँ जो वैल्यू थी वो -0.4 थी। ठीक है, ये आपके डी ऑर्बिटल हो गए जो कैसे थे, समभ्रंश यानी कि डीजनरेट थे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे। लेकिन जो ये आपका केस है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन जो चतुष्फलकीय केस है वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो चतुष्फलकीय केस है वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो, आपको एक बात याद रखनी है कि जो dx/dy z और dzx ये तो होते हैं आपके अक्षों के मध्य, और जो dx² - y² और dz² ये होते हैं आपके अक्षों के ऊपर। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई चतुष्फलकीय
केस है तो उसमें क्या होगा कि मेटल को 4 लिगेंड आकर के घेरेंगे, और जाहिर सी बात है कि जो अष्टफल के केस है वहाँ पर 6 लिगेंड आकर के घेरते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा लगेगा 4 की तुलना में। जब मेटल को 4 लिगेंड आकर के घेरते हैं तो उन्हें प्रतिकर्षण तो लगता है, लेकिन अष्टफलकीय केस की तुलना में कम लगता है। मैं आपको इस तरह से कहना चाह रहा हूँ कि ये मेटल है, इसको 2 लिगेंड्स इधर से आकर के घेर रहे हैं प्लेन पे से, एक आपका प्लेन के ऊपर और एक आपका प्लेन के नीचे, ठीक है। इस तरह से आपके 4 लिगेंड हैं। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को क्या करूं, एक क्यूब में फिट कर दूं, तो कैसे कर सकते हैं इसको हम, कि हमने एक क्यूब बनाया, बिल्कुल सेंटर में मेटल हमने यहाँ पर ले ली। मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इस स्ट्रक्चर को इसमें इस क्यूब में फिट करना है। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक लिगेंड तो आए इधर और एक लिगेंड आए इधर, मतलब कि ये जो 2 लिगेंड हैं ये तो आ जाएं इस तरह से ऊपर, और ये जो 2 लिगेंड हैं ये आपके आ जाएं इस तरह से नीचे, एक इधर एक इधर। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये जो मेटल है फिक्स सेंटर में आ जाएगा। अगर इसमें से अपन प्लेन निकालें, ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक्स एक्सेस हो गया, ये हमारा वाई एक्सेस हो गया, जेड मेरे लिए थोड़ा सा ऐसे निकालना मुश्किल है, फिर भी मैं निकालता हूँ, ये हमारा जेड। अब आप देख रहे हो कि ये जो लेगेंड है, ये जो मेरे पास लेगेंड है, ये एल, ये एल, ये एल और ये एल, ये एक्सिस पे नहीं पड़ रहे हैं, ये एक्सिस के बीच में पड़ रहे हैं, यानी कि अक्षों के मध्य में पड़ रहे हैं। तो जब लेगेंड मेटल को घेरते हैं तो ये अक्षों के मध्य में से घेरते हैं। तो इसके वाले केस में क्या हुआ कि जो अक्षों के मध्य में जो पड़ रहे हैं, यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जो संख्या में 3 कक्षक थे, इनकी ऊर्जा इस बार इनकी तुलना में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी इस केसेस में, टेट्राहेड्रल के केस में। टेट्राहेड्रल के केस में क्या हो जाएगा, इनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो मेटल है उसको जो अक्षों के मध्य के लेगेंड हैं वो आकर के ज़्यादा घेर रहे हैं, वो उस पर ज़्यादा प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, किसकी तुलना में, जो डी एक्स स्क्वायर मैंने वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर है जो अक्षों के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं उनकी तुलना में ये क्या कर रहे हैं, जो डी एक्स वाई वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, जो T2G वाले ऑर्बिटल्स हैं, वो ज़्यादा प्रतिकर्षण कर रहे हैं। और जो ज़्यादा प्रतिकर्षण करेगा तो इसका मतलब अब की बार जो इस तरह का जो डायग्राम बनेगा, इसमें ये जो T2G वाले हैं ये जब ज़्यादा प्रतिकर्षण करेंगे तो इनको अपन क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जो EG वाले हैं उनको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। मैं चित्र इधर ही बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये है और ये, तो अब की बार इनकी एनर्जी कम है तो इनको मैं लिखूँगा नीचे। तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएंगे, 2 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे जिनको अपन क्या कह रहे हैं प्यारे छात्रों, EG कह रहे हैं। और ये कौन से हैं आपके, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और ये जो ऊपर आएंगे इस बार, ऊपर आपके आ जाएंगे संख्या में 3, जो कौन से हैं आपके T2G हैं, ठीक है। और ये कितने ऑर्बिटल हैं, 3 कक्षक हैं, ये 2 कक्षक हैं। मैंने इस डायग्राम को इसलिए अरेंज नहीं करा है कि इसके जैसा ही बिल्कुल ये है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि T2G वालों की ऊर्जा ज़्यादा होती है अष्टफलकीय केस में, और जो चतुष्फलकीय केस है वहाँ पर क्या होता है, EG वालों की ऊर्जा कम होती है और T2G वालों की ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इन वालों को ऊपर लिखेंगे, इन वालों को नीचे लिखेंगे। तो इसके बीच का जो सेंटर है इसको अपन डेल्टा टी से डिनोट करेंगे। यहाँ पर अपन डेल्टा ओ से कर रहे थे, यहाँ डेल्टा टी से करेंगे, यानी टेट्राहेड्रल के लिए। अब इसकी एनर्जी ज़्यादा है T2G वालों के लिए, तो इसकी अब ये जो है आपका ये तो हो जाएगा आपका -0.6 और ये हो जाएगा +0.4, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ कन्फ्यूजन तो नहीं हो गया मुझे। ये आपका
-0.6 और ये +0.4। ठीक है, क्योंकि इस बार क्या है कि T2G वालों की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको ऊपर +0.4 लिखाएंगे और इसको -0.6 लिखेंगे, क्योंकि जो T2G वाले होते हैं उनकी एनर्जी 0.4 होती है और जो EG होते हैं उनकी एनर्जी 0.6 होती है। ये आपके हो गए डी कक्षक, डी समभ्रंश। तो मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो चतुष्फलकीय केस होता है, जो टेट्राहेड्रल केस होता है, उसमें क्या होता है प्यारे छात्रों कि जो EG वाले हैं वो नीचे आते हैं, क्योंकि EG पर ये वाले आपके लेगेंड आ रहे हैं, ये वाले ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो ये कम प्रतिकर्षण लगाएंगे और जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उनको ऊपर लिखते हैं और जिनकी ऊर्जा कम होती है उनको नीचे लिखते हैं। तो इन वाले केसेस में क्या होता है कि T2G वालों की ऊर्जा कम होती है इसलिए इनको नीचे लिखते हैं, और जो चतुष्फलकीय केस है उसमें T2G वालों की ऊर्जा ज़्यादा इसलिए उनको ऊपर लिखते हैं। प्लस ऊपर आता है इसलिए प्लस हमने ऊपर लिखा, यहाँ पर प्लस ऊपर लिखा, माइनस नीचे लगा इसलिए हमने माइनस, इसमें -0.4 है, यहाँ पर -0.6 है, जो इन कक्षकों के लिए क्या है, एनर्जी सेट है। मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब मेटल को 4 लिगेंड घेरते हैं तो मेटल के कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या होता है प्यारे छात्रों, प्रतिकर्षण। उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा कि उनकी ऊर्जाओं के मान बढ़ जाएंगे, और जब ऊर्जाओं के मान बढ़ जाते हैं तो उनकी जो ये संभ्रंशता है ये समाप्त हो जाती है, यानी कि जो डीजनरेसी है वो ख़त्म हो जाती है, और इस कारण से ये जो 5 और डी कक्षक हैं ऊर्जा के 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं, ऊर्जा के 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको अपन T2G और EG कहते हैं। हालांकि चतुष्फलकीय के केस में हम G नहीं लगाते क्योंकि इनमें पॉइंट ऑफ इन्वर्जन यानी कि सममिति का बिंदु, सममिति का तत्व प्रेजेंट नहीं रहता, ऑक्टाहेड्रल के केस में प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम इसको हम G नहीं लगाएं तो भी हमारा ज़्यादा सही है, लेकिन 12th क्लास में इतनी डिटेल नहीं है तो इसलिए बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रतिकर्षण के कारण ये सेट 2 डिवाइड हो जाते हैं T2G और EG में। तो जो चतुष्फलकीय का केस है उसमें क्या होता है कि जो TTG है यानी कि DXY, DYZ और DZ है, ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उन पर लिगेंडों का ज़्यादा प्रतिकर्षण लगता है, इसलिए उनकी ऊर्जा की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम उनको ऊपर लिखते हैं। और जो DXY और जो DZ है उन पर तुलनात्मक रूप से प्रतिकर्षण कम लगता है, इसलिए उनको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से जो टेट्राहेड्रल केस है इनमें स्प्लिटिंग होती है, इनको अपन कहते हैं ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स, इनको अपन कहते हैं डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इनकी ऊर्जा का मान तुलनात्मक रूप से EG ऑर्बिटल्स से ज़्यादा होता है, और जो EG ऑर्बिटल्स हैं इनका मान इन वाले से कम होता है, यानी कि जो DXY, DYZ और DZX हैं इनका ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा किन से, DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। इस तरह से इन जो अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में जो चतुष्फलकीय केस है इसमें इस तरह से स्प्लिटिंग होती है। और हमेशा याद रखना कि जो अष्टफलकीय क्षेत्र है वहाँ पर जो CFSE यानी कि जो अष्टफलकीय विभाजन है, जो ऊर्जा का मान है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 लिगेंड विभाजन करते हैं, यहाँ पर 4 लिगेंड आकर के विभाजन करते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टेट्राहेड्रल केस में समझ में आई होगी। इसमें अपन 1-2 प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का इतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो डेल्टा T है यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा है वो हमेशा कम होती है किससे, युग्मन ऊर्जा से, इसलिए यहाँ प्रबल क्षेत्र लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमेशा यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। जबकि जो टेट्राहेड्रल की तुलना में जो ऑक्टाहेड्रल केस है वहाँ पर उनके पास 2 तरह की पॉसिबिलिटी होती हैं कि लिगेंड चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मूव कर सकता है और यहाँ भी जा सकता है, तो यहाँ पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का प्रभाव पड़ता है, जबकि जो टेट्राहेड्रल केस है वहाँ पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का प्रभाव नहीं पड़ता। हमेशा टेट्राहेड्रल के केसेस में क्या होगा, आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, क्योंकि इनके लिए जो डेल्टा T का मान है वो युग्मन ऊर्जा से हमेशा कम होता है। इसलिए अगर आप एक बात बताओ कि आपको यहाँ पर 500 रुपये में चीज़ मिल रही है और वो आपको यहाँ पर 400 रुपये मिल रही है, तो आप 400 रुपये में तो खरीदोगे, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती, वो अपना अलग सेपरेट ऑर्बिटल्स में चला जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूँ, अब इसको मैं मिटा सकता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि
CFT टेट्राहेड्रल के केस में D1 के लिए CFAC का कैलकुलेशन करो, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करो। तो D1 केस है। अब इसमें देखो यहाँ पर D1 में पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रॉन पहले एक यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर इधर इधर, उसके बाद पेयरिंग करते हैं ये, लेकिन पेयरिंग का इनमें बहुत कम झंझट होता है। तो D1 केस के लिए क्या होगा, इसके लिए अपन क्या मानना है, -0.6 बस। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सीधा सीधा -0.6 वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ आपसे D3 के केस की, तो D3 के केस में क्या होगा कि 2 तो इधर और 1 इधर, यानी कि -0.6 गुणा 2 प्लस इसके लिए क्या है +0.4 0.4। तो इस तरह से इसका 12 में से 0.4 बराबर -0.08 आ जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं D4 केस के लिए या D5 केस के लिए कर देते हैं, चलो D5 केस के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये होगा आपका -0.6 गुणा 2 बराबर क्या हो गया -1.2 प्लस यहाँ पर इसके लिए क्या लगा रहे हैं, एक के लिए 0.4 प्लस 0.4, तो 0.4 गुणा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं 3, तो क्या आ जाएगा 1.2, तो -1.2 प्लस 1.2 इजिकल टू 0। इस तरह से इसके लिए CFAC की वैल्यू है। अगर मान लो हमारे पास D7 केस हो, D7 केस हो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अब की बार मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू यही निकल कर आएगी। अब की बार इसमें कितने हो गए आपके, 2 और 2 4, 6 चौक 24 हो गए, तो -2.4 प्लस इसमें कितने आपके 1 2 3, यानी कि 4 तिया 12, आपका ये हो गया +1.2, तो यानी कि आपका ये हो गया +1.2 प्लस यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 2 पाई युग्मन ऊर्जा भी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है Fe+2 का, और उसका पूछ लिया कि इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा हाई स्पिन बनेगा या लो स्पिन बनेगा। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आया कि Fe+2 है और ये 6 वाटर के लिगेंड और 6 अमोनिया के लिगेंड से मिल रहा है, तो पूछ लिया कि कौन सा लो स्पिन बनेगा कौन सा हाई स्पिन बनेगा। अब हमें जानते हैं Fe+2 है, ये तुम्हारा होता है दुर्बल लिगेंड और ये आपका होता है प्रबल लिगेंड। जो प्रबल लिगेंड होता है वो नीचे ही पेयरिंग करता है, यानी कि जो प्रबल लिगेंड होता है वो नीचे ही पेयरिंग करता है, तो उसमें बनता है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है उसको अपन कहते हैं क्या, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो अमोनिया ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो ये क्या करेगा इसी तरह से यहाँ पर ही पेयरिंग करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। जबकि वाटर का लिगेंड है वो क्या करेगा, इधर की बजाय इधर जाना अच्छा लगेगा, इसलिए उसमें जो पानी वाला है इसमें बनेगा आपका कौन सा, हाई स्पिन, हाई स्पिन, और इसमें ये बनेगा आपका लो स्पिन। जो BBT है वो आपको कहती है स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। जो CFT है वो वहाँ पर नई टर्म लगाती है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनके क्वेश्चन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो हम टेट्राहेड्रल के केस में बात करें, टेट्राहेड्रल के केस में क्वेश्चन आया हमारे पास कि NiCl4 है में लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन बनेगा। तो याद रखना NiCl4 टेट्राहेड्रल केस है, टेट्राहेड्रल केस में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि जो लिगेंड है वो इधर पेयरिंग ना करके ऊपर चला जाएगा, तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, इसलिए इसमें क्या बनेगा, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्योंकि कौन सा केस है ये, टेट्राहेड्रल का केस है, और टेट्राहेड्रल केस में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका कारण क्या है कि जो ΔT है उसकी जो ऊर्जा का मान है वो किससे कम होता है, युग्मन ऊर्जा P से कम होता है, इसलिए टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। जबकि जो अष्टफलकीय क्षेत्र है, जो अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन सकता है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स
बन सकता है, दोनों तरह की संभावनाएं होती हैं। तो प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। एक अष्टफलकीय है और चतुष्फलकीय है, दोनों की ऊर्जाओं के मध्य एक संबंध होता है, जिसको मैं बता देता हूँ आपको। इनमें क्या संबंध होता है कि डेल्टा टी इजिकल टू 4/9 डेल्टा ओ, यानी कि जो डेल्टा टी है उसमें जो इस क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा है वो उससे 4/9 टाइम्स कम होती है, यानी कि 50% से भी कम। यानी कि इसको ऐसे भी मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा आपका 0.45 डेल्टा ओ, यानी कि इसमें जो स्प्लिटिंग है वो डेल्टा ओ यानी कि अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में 50% से भी कम है, 0.45% के करीब है। अब अगर इससे पूछे इसका कारण क्या है, तो इसका कारण सीधी सी बात क्या है कि जो अष्टफलकीय क्षेत्र है वहाँ पर 6 लिगेंड आकर के प्रतिकर्षण कर रहे हैं, जबकि जो चतुष्फलकीय क्षेत्र है वहाँ पर 4 लिगेंड आकर के प्रतिकर्षण कर रहे हैं, जिसके कारण जो क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा है उसका मान चतुष्फलकीय केस में अष्टफलकीय तुलना में कितना कम होता है, 0.45% कम होता है, यानी कि 50% से भी कम होता है। तो प्यारे छात्रों, ये रही आपकी CFT के ऊपर बात अकॉर्डिंग टू 12th क्लास, ठीक है। और मैं आपको ज़्यादा डिटेल बताना भी नहीं चाह रहा हूँ। आपको ये बात याद रखनी है कि टेट्राहेड्रल केस में हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, यानी कि इसमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और उस उम्मीद करता भी हूँ, चाहूँगा क्या कि आपको आज का वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले और आपको भी अपनी पढ़ाई में फ़ायदा मिले। तो प्यारे छात्रों, मैं आपको एक संदेश और देना चाहूँगा कि बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे थे सर 11th क्लास भी शुरू करिए, तो मैं बहुत जल्द बस एक 11th क्लास शुरू करने वाला हूँ, जिसमें अपन 11th क्लास का पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे, ठीक है। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कलीग हैं, आप उनको मैसेज दे सकते हैं और मेरे 1-2 दिन में 11th क्लास के ऊपर वीडियो आ जाएगा। और इसी के साथ अपन एक नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। हमारा यहाँ पर आज चैप्टर ख़त्म होता है, CFT के साथ साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। कुछ कंपाउंड्स के यूज़ दे रखे हैं, जैसे सिस्प्लेटिंग उपचार कैंसर में होता है, साइनोकोबाल्मिन का विटामिन B12 में होता है। तो इस तरह के ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स से हटा दी गई हैं, इसलिए इन पर आज अपन चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और लॉकडाउन में घर बैठ कर अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।